नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केरल में महामंथन कर रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली अखिल भारतीय समन्वय बैठक है। केरल के पलक्कड़ में 32 राष्ट्रीय संगठनों के मुखिया भी हिस्सेदारी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से बीएल संतोष अहम मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में संघ और सत्ता के बीच मनमुटाव की खबरों का जोर रहा। नतीजे भी उम्मीद के खिलाफ आए। लिहाजा केरल में दूरियों को खत्म कर हालिया विधानसभा चुनाव जीतने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बीजेपी और संघ की इंटरनल रिपोर्ट में हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में विपरीत माहौल सामने आने की खबरें हैं। लिहाजा मजबूत कैडर की बदौलत संघ की कोशिश फिर से दोनों राज्यों में केसरिया झंडा फहराने की होगी। केरल में संघ की बैठक, फैसले लिए जाएंगे सख्त। बीजेपी की अहम भागीदारी, बीएल संतोष की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव में मनमुटाव, भरे जाएंगे पुराने घाव। इंटरनल रिपोर्ट में आशंका, चुनाव में बेड़ा पार कैसे होगा। हरियाणा जम्मू कश्मीर में डाउनफॉल, बनेगा जीत का मेगा प्लान। केरल में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में अहम मुद्दा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का रहने वाला है। संकेत है कि पार्टी मुखिया पद के लिए संघ अपनी पसंद के 3 नाम बीजेपी को सौंप सकता है। आरएसएस पृष्ठभूमि वाले नेता के बीजेपी अध्यक्ष बनने से एक बार फिर संतुलन बरकरार करने की कोशिश हो सकती है। वहीं लंबे अरसे से बीजेपी के शासन में रहने के चलते संघ नेतृत्व के पास कार्यकर्ताओं के सत्ता सुख में डूबे रहने की खबरें पहुंची हैं। संघ पलक्कड़ में कार्यकर्ताओं को सीधे सीधे सत्ता सुख से दूर रहने का आदेश दे सकता है। केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बेहद अहम अखिल भारतीय समन्वय बैठक हो रही है। 3 दिवसीय बैठक में आरएसएस से जुड़े सभी संगठनों के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। संगठन मंत्री बीएल संतोष बीजेपी की तरफ से बैठक में हिस्सेदारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और बीजेपी से मनमुटाव की खबरें आने के बाद ये आरएसएस की पहली समन्वय बैठक है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विधानसभा चुनाव पर फोकस रहेगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सितंबर और अक्टूबर में वोटिंग है। आरएसएस की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक यहां बीजेपी के लिए हालात अच्छे नहीं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में अनदेखी की नाराजगी आरएसएस सीधे सरकार के प्रतिनिधि के सामने रखेगा। यह भी तय होगा कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो फिर ना हो। देखिए, दोनों राज्यों में चुनाव जीतने के लिए संघ नए उम्मीदवारों पर दांव लगाने की बात कर रही है। जो पुराने उम्मीदवार हैं, जिनके लिस्ट जारी किए गए थे, उनके नामों में फेरबदल की संभावना है। चूँकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की संभावना बन सकती है। संघ हर कदम को फूंक फूंक करके रखना चाहती है और वो चाहती है कि हम ऐसे उम्मीदवारों पर दांव लगाएं जिसको जनता में एक स्वीकारिता मिल जाए और उनके ऊपर कोई विवादित, कोई वैसे नहीं हो सवाल जिसकी वजह से चुनाव में परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए। तो संघ नए उम्मीदवारों पर दांव लगाने की बात कर सकती है और संगठन से जुड़े हुए उम्मीदवारों पर दांव लगाने की बात कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी आरएसएस अपनी पसंद के नाम सौंपेगा। समन्वय बैठक में संघ कई अहम मुद्दों पर फोकस करेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन के बाद आरएसएस और सरकार के बीच तल्खी सामने आई थी। सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान से भी साफ हो गया कि उन्हें सरकार का रवैया पसंद नहीं आया। इसे उन्होंने अपने भाषण में जाहिर भी किया था। उन्होंने कहा कि हमें इस मानसिकता से छुटकारा पाना होगा कि सिर्फ हमारा विचार ही सही है, दूसरे का नहीं। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। भारत का वो जीवन ध्येय है।
पूरे विश्व की सेवा, वो करने लायक भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली मीटिंग है जिसमें आरएसएस और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच इस मुद्दे पर खुलकर बात हो रही है कि किन मुद्दों पर आरएसएस चुनावी मिशन से कट गया था। आगे आने वाले चुनाव में उसकी भूमिका क्या होगी, आरएसएस की सलाह और नेटवर्क दोनों पर सरकार का कितना दखल होना चाहिए। बीजेपी की सरकार वाले हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, वहीं जम्मू कश्मीर में 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दोनों जगह बीजेपी और आरएसएस की इंटरनल रिपोर्ट खुशखबरी लेकर नहीं आई। हरियाणा में 2023 में हुए नूह दंगों का असर अब भी दिख रहा है। लोगों को लग रहा है कि यहाँ हिंदुओं की अनदेखी की गई। मोनू मानेसर जैसे कई गौरक्षक जेल में हैं। हिंदूवादी संगठन और सरकार पीड़ित हिंदुओं के साथ नहीं नजर आए। हरियाणा में बेरोजगारी और ड्रग्स का मुद्दा भी चुनाव में हावी होगा। किसान और पहलवानों के आंदोलन का असर बीजेपी के पक्ष में नहीं है। हालांकि संघ ने यहां बैठकें शुरू कर दी है। हिंदू समुदाय के बीच मैसेज भेजे जा रहे हैं, लेकिन उनके गुस्से और हताशा को उत्साह में बदलने के लिए आक्रामक रणनीति की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में काम करने वाले आरएसएस सूत्रों के मुताबिक इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर वापस लेना बीजेपी की कमजोर पकड़ का नतीजा है। आरएसएस यहां के बीजेपी नेताओं से नाराज है। सूत्रों के मुताबिक कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाते वक्त आरएसएस ही नहीं बल्कि बीजेपी के लोकल नेताओं की भी अनदेखी की। गौर करने वाली बात है कि वापस की गई लिस्ट को तैयार करने में पीएम नरेंद्र मोदी की सीधी भूमिका थी। देखिए, जम्मू कश्मीर तो प्रायोरिटी के तौर पर रहा है और संघ चाहती है कि किसी भी कीमत पर संघ का प्रभाव हो, और खास करके जो जम्मू की 43 सीटें हैं उसमें तो संघ चाहती ही है ना कि 43 सीटें जो हैं उसमें से कम 35 सीटें हम जीत जाएं, तभी हम जम्मू कश्मीर में कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ सकते हैं। तो जो माधव को भेजने की बात चल रही है कि अगर उनको भेजा जाए तो भेज करके और संगठन को धार दी जाए, और संगठन को धार दे करके कि जम्मू कश्मीर हमारी मजबूत जमीन कैसे साबित होगी, इसके लिए संगठन की ताकत को वहां पर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिसकी फसल चुनाव के समय में काटी जा सके। 26 अगस्त को बीजेपी का लिस्ट वापस लेना आरएसएस के एक्टिव होने का संकेत है। आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता राम माधव को जम्मू कश्मीर भेजना आरएसएस की सक्रियता और चुनाव से पहले बनी इंटरनल रिपोर्ट का ही नतीजा है। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी को जल्द नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। केरल में आरएसएस की बैठक में इस मसले पर अहम फैसला लिया जा सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव में संघ और बीजेपी के बटे हुए रुख को समन्वय बैठक में फिर से एकमत करने पर रायशुमारी होगी। आरएसएस किसी भी कीमत पर केरल में अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। पलक्कड़ में राष्ट्रीय बैठक आयोजित करने का मकसद दक्षिण में केसरिया लहर फैलाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया है। पार्टी ने नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया था। जेपी नड्डा अब सेंट्रल मिनिस्टर है, इसीलिए बीजेपी अब अपने नए अध्यक्ष की तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए 3 नाम चुने हैं। सबसे ऊपर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम है। यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह आरएसएस के जमीनी कैडर की अनदेखी को माना गया। लिहाजा ऐसे वक्त को पार्टी प्रेसिडेंट बनाने की सलाह दी जाएगी जो बीजेपी और आरएसएस के बीच कड़ी बने। आरएसएस के बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर मैसेज दिया जाएगा कि आरएसएस अब भी कमजोर नहीं है। आरएसएस और सरकार काम करने के पुराने तरीके पर लौट आई है। संगठन पहले और सरकार बाद में है। वहीं केरल में आरएसएस की अच्छी पैठ है। देखिए, ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन का अपना एक महत्व होता है, और संघ भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को इसलिए
मजबूती देने का पक्ष धर रहा है ताकि पार्टी मजबूत हो सके। लेकिन पिछले 10-12 सालों में जो हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में जो एक ब्रांड वैल्यू के रूप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी भारतीय जनता पार्टी के भलक पर छाए रहे और उनकी पर्सनैलिटी भारतीय जनता पार्टी या कहिए कि पूरे संगठन से भी बड़ी होती हुई हमें नज़र आई और उसके उनको परिणाम भी प्राप्त हुए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उनकी अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, उसके बाद से ये अटकलें लगाई जाने लगी। इस चीज़ पर मंथन चिंतन होने लगा कि क्या आने वाले समय में ये उपयुक्त रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए या फिर सामूहिक नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे आना चाहिए। भारत में संघ की सबसे ज्यादा 5142 शाखाएं केरल में ही है। केरल में आरएसएस 1946 से एक्टिव है। इसके बावजूद केरल में बीजेपी को एंट्री का रास्ता नहीं मिला। पहली बार पार्टी ने त्रिशूर सीट जीतकर खाता खोला है। यहाँ से एक्टर सुरेश गोपी का चुनाव जीतना संकेत है कि आरएसएस ने जो जमीन तैयार की है उसमें अब सियासी फसल उगने लगी है। अब रणनीति बनाई जाएगी कि 2026 के विधानसभा चुनाव में त्रिशूर फॉर्मूला इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए। फिलहाल नजर त्रिशूर और पलक्कड़ पर। त्रिशूर में बीजेपी जीती और पलक्कड़ में बीजेपी को 24% वोट मिले। पार्टी कैंडिडेट सी कृष्ण कुमार तीसरे नंबर पर रहे। 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को केरल में 4% ज्यादा यानी 16.8% वोट मिले। एनडीए को 19.4% वोट मिले। संघ में मंथन जारी है कि केरल में आरएसएस की तैयार जमीन पर सरकार कैसे अपनी योजनाएं लागू करे जिससे वोटर्स का झुकाव पार्टी की तरफ हो। वहां के बीजेपी नेताओं की केंद्र में भूमिका बढ़े ताकि वोटर्स को लगे कि बीजेपी से जुड़े तो उनकी आवाज केंद्र तक पहुंचाई जाएगी। केरल में बीजेपी और आरएसएस वर्कर्स को टारगेट किया जाता रहा है। दावा है कि केरल में बीजेपी के 300 से ज्यादा वर्कर्स की हत्या की गई। इसीलिए वोटर्स के दिमाग में साफ है कि अगर इन्हें वोट दिया भी तो कोई फायदा नहीं। आरएसएस का मानना है कि कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा खत्म करने और बीजेपी को ताकतवर दिखाने के लिए सेंट्रल लीडरशिप को केरल में दखल देना होगा। केरल के नेताओं को केंद्र में तवज्जो देनी होगी। समन्वय बैठक में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दिया जाएगा कि वो सत्ता के सुख में ना डूबे। दरअसल आरएसएस के कार्यकर्ताओं की शिकायतें आ रही हैं कि वो सत्ता की ताकत का फायदा उठा रहे हैं। कई संगठन मंत्रियों के खिलाफ भी शिकायतें हैं। बैठक में यूपी और हरियाणा के संगठन मंत्री बदलने पर फैसला होगा। जिन्हें बदला नहीं जाएगा उन्हें चेतावनी दी जाएगी। बता दें कि बैठक में आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत सभी 6 सह सर कार्यवाह समेत राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। 32 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ संगठन मंत्री और प्रमुख पदाधिकारी भी इस महामंथन का हिस्सा है। इस दौरान आरएसएस की शाखाओं के विस्तार और सभी संगठनों के कामकाज की समीक्षा होगी। संगठनों के लिए अगले 1 साल का लक्ष्य तय होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बचा के ही चलना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह का मौजूदा माहौल है अगर उसमें परिणाम विपरीत आते हैं तो उसमें प्राइम मिनिस्टर की छवि दांव पे लग सकती है और उनका तुरुप का इक्का पर फिर एक बार सवाल खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए सामूहिक नेतृत्व फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, जहां वो प्राइम मिनिस्टर की छवि को भी दांव पे लगने से बचा सकते हैं, वहीं स्टेट लीडरशिप के माध्यम से जो प्रयोग है उसको भी वो दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के पैटर्न पर एक चुनाव लड़ेगी आने वाले समय में। खासतौर से महाराष्ट्र में सहयोगी दलों के साथ लड़ेगी, हरियाणा में नायब सिंह सैनी को आगे करके चुनाव लड़ेगी और जम्मू कश्मीर के अंदर वो धारा 370 के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी बिना किसी नेतृत्व को आगे किए। तो और यहाँ प्राइम मिनिस्टर विजिट ज़रूर करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी अपने स्तर पे ये चुनाव लड़ेगी जिसमें आरएसएस का उनको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पिछले अरसे में कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर संघ की राय बीजेपी से अलग थी। संघ ने अपनी बात मजबूत तरीके से पार्टी के सामने भी रखी, लेकिन अलग अलग वजहों से बीजेपी ने अलग रुख अख्तियार किया। नतीजा लोकसभा चुनाव में कम सीटों के रूप में सामने आया। अब केरल बैठक के जरिए संघ और बीजेपी के बीच तमाम गलतफहमियों को दूर किया जाएगा
और आगे के रास्ते को मिलकर तय करने का फैसला होगा। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद आरएसएस और बीजेपी के बीच तल्खी देखी गई। सूत्रों के मुताबिक चुनाव से पहले आरएसएस ने बीजेपी को मुद्दों की एक लिस्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि विपक्ष पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई करने और उसे लुटेरा बताने की जगह सरकार को अपने अचीवमेंट्स जनता के सामने रखने चाहिए। ऐसे नरेशन गढ़ने चाहिए कि देश की सुरक्षा, दुनिया भर में सम्मान और हिंदुत्व की पहचान के साथ अगर कोई पार्टी खड़ी है तो वो बीजेपी है। नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर सरकार के पास कई उपलब्धियां थी। आरएसएस की सलाह थी कि इन उपलब्धियों पर तथ्यों के साथ बात करें। ग्राउंड में जनता इन मुद्दों को सुनना भी चाहती है। इंटरनेशनल लेवल पर बनी इमेज पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि इस पर सरकार रिपोर्ट कार्ड भी दे सकती थी। सूत्रों के मुताबिक ऐसे कई मुद्दे रहे जिनकी वजह से आरएसएस और बीजेपी में दूरियां आ गई। आरएसएस सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के मामले में बीजेपी ने आरएसएस की बात सुननी बंद कर दी थी। शुरुआत चंपत राय पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप से हुई थी। आरएसएस ने चंपत राय को चित्रकूट की प्रतिनिधि सभा में बुलाया और सख्त चेतावनी भी दी। इसके बाद बीजेपी ने राम मंदिर का मसला सीधे अपने हाथ में ले लिया। आरएसएस की सलाह पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। इस मसले पर आरएसएस ने बीजेपी से सीधे बात की थी। उसका मानना था कि राम मंदिर राजनीतिक आंदोलन नहीं है, इस पर राजनीति से बचना चाहिए। ये हिंदुत्व का मुद्दा है, लोगों की आस्था है। अगर जनता को लगा कि राम मंदिर पर राजनीति हो रही है तो वो बीजेपी से दूर हो जाएगी। आरएसएस की सलाह को भी नहीं माना गया। इसका असर यह हुआ कि बीजेपी अयोध्या की सीट भी नहीं बचा पाई। बिल्कुल संघ की राय तो अब सुनी जाएगी, क्योंकि संगठन की ताकत तो संघ के पास ही है और संघ जमीनी स्तर पर काम करती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम वैसे मुद्दे को उछालेंगे जिससे जल्दी से जल्दी जनता से कनेक्ट हो, तो अपनी उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश तो की, जिन उपलब्धियों में एक राम मंदिर भी था, लेकिन जन विश्वास को शायद बीजेपी भुना नहीं पाई या जीत नहीं पाई। संघ इसी बात पर जोर देती थी कि आप जमीनी स्तर पर कनेक्ट होइए। अयोध्या का मुद्दा लगा था कि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा होगा जिससे जन सरोकार के मुद्दे को हम कनेक्ट करके, जोड़ करके और लोगों के वोट को अपने हासिल कर लेंगे। लेकिन अयोध्या की सीट हारना तो इस बात का तो है कि जन सरोकार के मुद्दे पीछे रहे और मंदिर को आपने आगे रखा, जो जनता को कनेक्ट नहीं कर पाई। संघ निश्चित रूप से इस बार चाहेगी कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे को हम प्राथमिकता दें, उनकी ज़मीनी हकीकत से उनको अवगत कराएं और जो ध्रुवीकरण की बात होती है उस ध्रुवीकरण के लिए भी हम संगठन की ताकत को धार दें, न कि मुद्दे उछाल करके और हम सतही तरीके से जनता को जोड़ने की कोशिश करें। आरएसएस लगातार ये बात बीजेपी तक पहुंचा रहा था कि चुनाव में ईडी सीबीआई का इस्तेमाल ना करें। इससे एक तबका विपक्ष को विक्टिम मान रहा है। बीजेपी की छवि प्रताड़ित करने वाली पार्टी बन रही है। विपक्ष को इसका फायदा मिलेगा। ग्राउंड पर कार्यकर्ता इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो डिफेंसिव हो रहे हैं। आरएसएस ने बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाली छवि पर भी चेतावनी दी थी। पार्टी ऐसे नेताओं को शामिल कर रही थी जिन पर करप्शन के आरोप थे। आरएसएस ने बताया था कि ग्राउंड पर यह मुद्दा बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। विपक्ष की छवि विक्टिम की बन रही है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी के सताए नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं। हालांकि एक बार फिर बीजेपी अड़ी रही। आरएसएस की सलाह ठंडे बस्ते में डाल दी गई। चुनाव में यूपी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। इस झटके को आरएसएस ने टिकट बंटवारे के वक्त ही भांप लिया था। आरएसएस ने 10 से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट पर असहमति जताई थी। आरएसएस का कहना था कि कुछ सांसदों को छोड़कर हमें नए लोगों को टिकट देना चाहिए, जैसा दिल्ली में किया है। हालांकि टिकट बंटवारे के मामले में भी आरएसएस बेबस ही दिखा। संघ हमेशा संगठन को धार देने की बात करता है। वो इसके बजाय कि हम जाएं चुनाव में और हम रैली और सभाओं को हम धार दें, उसकी जगह पर पंचायत लेवल पर हम अपनी सांगठनिक मजबूती और हम अपनी सांगठनिक उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगे, इस पर ज़्यादा देती है। ईडी और सीबीआई पर जब दौड़ लगाती है सरकार, कोई भी सरकार हो, तो सत्ता पक्ष के माध्यम से विपक्ष को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाता है। शायद इसी बात को आरएसएस ने समझाया था भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि नहीं, हम भ्रष्टाचार वाले दाव पर ही सफल होंगे, लेकिन जब इस दाव पर सफलता नहीं मिली, 240 तक ही ये सीमित रह गए, तो इस बार कोई नीतिगत निर्णय ले सकती है कि राज्यों का चुनाव हमारे पक्ष में कैसे आए। इस पर संघ अपने तरीके से निर्णय लेगी, नीतिगत निर्णय लेगी
अब क्या निर्णय लेती है ये तो वक्त बताए। मोदी सरकार और मोदी की गारंटी जैसे स्लोगन आरएसएस को नापसंद रहे। मोदी सरकार के नारे से आरएसएस 2014 से ही नाराज है। ये नारा आरएसएस की आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठता। आरएसएस व्यक्ति को नहीं संगठन या समूह को तरजीह देता है। मोदी सरकार के नारे से एक व्यक्ति सर्वोपरि दिखाई देता है। अब इस पर चर्चा हो रही है कि क्या चुनाव में मोदी को सर्वोपरि मानना बड़ी गलती थी। मोदी और शाह के दौर में बीजेपी या सरकार क्या स्टैंड लेने वाली है आज तक पता नहीं चल पाया। 10 साल की मोदी सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान यदि आप देखिए तो किसे मंत्री बनाया जाएगा, कौन मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, इसका अंदाजा कभी कोई नहीं लगा पाया। चाहे वो रविशंकर प्रसाद जैसे कद्दावर नेता हों या फिर प्रकाश जावड़ेकर जैसे नेता हों, इतने प्रभावशाली नेता को क्षण भर में हटा दिया गया, कहीं कोई खबर तक नहीं बनी। कहां से किस किस को मुख्यमंत्री बनाया गया। अभी हाल के दिनों में देखिए तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ, इतने सारे तुक्के मारे गए, कोई सही नहीं हुआ, सब फेल हो गया। तो बीजेपी में इस बात का अंदाजा लगाना कि किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, यह भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार शिवराज सिंह चौहान का नाम उठता है। ये बार बार एक नए तरीके से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का नाम उछाला जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बैकग्राउंड से हैं तो केशव प्रसाद मौर्य होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद केरल में आरएसएस की पहली अखिल भारतीय समन्वय बैठक कई मायनों में अहम है। इस बैठक में हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव फतह करने का मंत्र सामने आएगा। काफी संभावना है कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पलक्कड़ में ही तय कर लिया जाए। आरएसएस की कोशिश है कि बीएल संतोष की मौजूदगी में संघ और बीजेपी के बीच आई दूरी को पूरी तरह पाट दिया जाए ताकि भविष्य में हर चुनौती से मिलकर निपटा जा सके। वहीं आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को सत्ता सुख से दूर रहने के लिए भी कड़ा संदेश दे सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।